नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की, डिप्लोमेसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब तक, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक, वो विदेश नीति के बारे में कुछ जानते हैं, विदेश नीति की उनकी समझ है, ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने देश की डिप्लोमेसी चलाई है वो अभूतपूर्व है। और ये मैं केवल उनकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी दुनिया के डिप्लोमेट से पूछ लीजिए, वो इस बात की तस्दीक करेगा। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से अलग अलग ताकतों को उन्होंने साधने का काम किया है, परस्पर विरोधी ताकतों को साथ लाने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। चीन की घेरेबंदी जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो सीमा पर ही नहीं, सीमा पर जो हुआ वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा दुनिया भर में चीन की घेरेबंदी, चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश, और लगभग कह सकते हैं कि कामयाब होने वाली है कोशिश। पहले तो शामिल नहीं हुए उसमें, भारत शामिल नहीं हुआ, वैसे ही उसका भाव गिर गया। उसके बाद जो देश कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, उनका हश्र देख के दूसरे देश सोच रहे हैं। तीसरी बात ये नहीं है, देखिए मोदी की विशेषता ये है कि वो कभी किसी लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करते, हमेशा बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो चीन जो है नया ट्रेड रूट बना रहा है, तो उसका जवाब क्या हो सकता है? उसको रुकवाना नहीं, उसमें अड़चन डालना नहीं, वो तो स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, उसको परेशान रखने के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सकारात्मक पक्ष है जो उनकी डिप्लोमेसी का, प्रधानमंत्री की, वो ये है कि उससे छोटा ट्रेड रूट जो ज़्यादा सुविधाजनक हो, भारत और यूरोप, रूस, बाकी देशों के लिए आसपास के, उन ट्रेड का रूट बने, नया रूट बने, और वो बन चुका है। उससे पहला कंसाइनमेंट जून में आ चुका है, जिसमें 24 दिन लगे हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था। और ईरान में जो भारत रेल नेटवर्क बना रहा है, वो जैसे ही अगले साल, 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये समय 24 दिन से घटकर 10 दिन हो जाएगा। भारत का माल सीधे यूरोप पहुँचेगा, और यूरोप का यहाँ। तो क्या कर रहे हैं मोदी? क्वाड का आपको मालूम है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये पैसिफिक ओशन के लिए है, चीन को समुद्र में घेरने के लिए। और इसमें देखिए जो भी इस तरह की घेरेबंदी के लिए जो टीम बना रहे हैं, जो गठबंधन बना रहे हैं, उसमें भारत की से जो है, भारत का पक्ष जो है, या कहें भारत की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद है। इस क्वाड में जो है, अमेरिका के बारे में और जो बाइडेन के बारे में एक बात पहले समझ लीजिए। अमेरिका जितना चीन, और ख़ास तौर से जो बाइडेन की बात कर रहा हूँ, जितना चीन विरोधी दिखते हैं उतने हैं नहीं। उनके बेटे के बिजनेस इंटरेस्ट हैं चीन में, एक सीमा के बाद वो चीन का विरोध नहीं करेंगे। और जितना वो भारत के समर्थक दिखते हैं, दोस्त दिखते हैं, उतने हैं नहीं। भारत को हर मौके पर, हर जगह काटने की, छांटने की, उसका नुकसान करने की का कोई अवसर नहीं छोड़ते जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन नरेंद्र मोदी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। उन्होंने दरअसल अमेरिका और जो बाइडेन को घेर रखा है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत, ये तीन एक तरफ हो जाते हैं। अमेरिका के लिए कोई भी रुख अख्तियार करना इन तीन के, उनकी मर्जी के खिलाफ, बहुत ही लगभग असंभव जैसा है। यही वजह है कि जब क्वाड की बैठक हुई, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, अपने शुरुआती दिनों में था, उस समय अमेरिका और पूरा यूरोप जो है रूस के विरोध में था। पूरा यूरोप और अमेरिका चाहते थे कि भारत रूस का विरोध करे। भारत ने अपना स्टैंड लिया, कहा कि जो हमारे देश हित में होगा वो करेंगे। हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमको सस्ता तेल चाहिए और वो हमें रूस से मिल रहा है। भारत ने तमाम दबावों के बावजूद रूस का विरोध करने, रूस से संबंध तोड़ने
की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ तक कि भारत ने जो कदम उठाए हैं अभी तक रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, उससे यूरोपीय देशों, अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका असर बोथरा हो गया है। और इतना ही नहीं, क्वाड की बैठक का जिक्र कर रहा था। क्वाड की बैठक में अमेरिका चाहता था कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो, मोदी ने पास नहीं होने दिया और नहीं पास हुआ। ऑस्ट्रेलिया और जापान को जो समझाया वो समझ गए और रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बल्कि उसका जिक्र तक नहीं हुआ। आप सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में क्वाड की बैठक हो रही है और उनके स्टेटमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं था। ये मोदी की डिप्लोमेसी का असर है। लेकिन ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कामयाबी है, लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उसको देखते हुए ये छोटी बात है। मोदी एक नया क्वाड बना रहे हैं, बल्कि बना लिया है। और इस क्वाड में कौन कौन होगा? इस क्वाड में भारत, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका, ये तीनों घेर कर अमेरिका को लाए हैं इस क्वाड में। इसको जो है मिडिल ईस्ट का क्वाड कहा जाता है। वैसे इसका नाम I2U2 है। I2 मतलब इजराइल और इंडिया, 2 I, U2 मतलब 2 U, USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये I2U2 ये नया क्वाड बन रहा है। अब आप देखिए कि इसमें सऊदी अरब नहीं है, जबकि सऊदी अरब और यूएई दोस्त हैं, इसके बावजूद नहीं है। इस क्वाड का क्या लक्ष्य है? इस क्वाड के 2 लक्ष्य हैं। चीन को घेरना, व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, ट्रेड रूट के मामले में चीन का घेराव करना, चीन के असर को, प्रभाव को कम करना। और अमेरिका को क्यों इसमें शामिल किया भारत ने? ये सब जानते हुए कि भारत का हर कदम पर विरोध करता है, अंदर खाने काटने की कोशिश करता है। कतर इसमें बाधा डाल सकता है। तो कतर की एक न्यूसेंस वैल्यू है भारत सरकार की नज़र में। तो कतर को मैनेज करने के लिए अमेरिका को रखा गया कि अमेरिका रहेगा तो कतर ज़्यादा चूचपड़ नहीं करेगा। अब 13 से 16 जुलाई जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पर जाने वाले हैं। कहाँ? इजराइल जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे और मिडिल ईस्ट के 1-2 देशों का दौरा होगा उनका। इसी 13 से 16 जुलाई के बीच में ये मिडिल ईस्ट क्वाड की पहली बैठक होगी। और ये ग्रुप क्यों बनाया गया है? इस ग्रुप को मैंने कहा चीन को घेरने के लिए। उसके साथ साथ इन चारों देशों को मालूम है कि चीन की नज़र पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान पर है। तो अफ़गानिस्तान में चीन को रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है कि जो चीन के बढ़ते कदम को रोकने का काम करेगा। इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इसमें इजराइल का भी इंटरेस्ट है, भारत का तो है ही, और यूएई का भी इंटरेस्ट है। तो ये चारों देश अपने राजनीतिक हित, अपने राष्ट्रीय हित के तहत जुड़े हैं और चारों का जो इंटरेस्ट जो है एक साथ मिला है और चारों चीन के खिलाफ है। इसमें समस्या कभी अगर होगा कोई तो अमेरिका हो सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले पर नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में अपनी भूमिका फिर से अमेरिका भी चाहता है। भारत के डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान पहुंच गए, इसका अमेरिका सहित सारे यूरोप और चीन सहित दूसरे देशों पर बड़ा उसका प्रभाव है। सबके लिए ये एक तरह का झटका था। अब आपको पता है कि भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड है और भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड ट्रीटी जो है कभी भी साइन हो सकती है। बातचीत एडवांस स्टेज पर है। तो भारत और ये देश मिलकर एक ट्रांस मेडिटेरेनियन लिंक बनाना चाहते हैं, जिससे भारत का माल इन देशों के अलावा गल्फ़ और यूरोपियन देशों तक पहुंच सके। इसकी आधारशिला, इसकी बातचीत की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रखी। इन सभी देशों की यात्रा पर गए, सबसे बातचीत की। बातचीत जब कामयाब होती दिखी तो उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर बात हुई। तो भारत ने इसके जरिए एक नया ट्रेड रूट बनाने का काम शुरू किया। जो मैंने शुरू में कहा वो बन चुका है। इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए मुंबई के नवावा शेवा पोर्ट पर सामान लेकर आएगा। अब इस रूट के बन जाने से
और मैंने कहा कि भारत जो है ईरान में रेल नेटवर्क बना रहा है, वो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये काम जैसे ही रेल नेटवर्क का पूरा होगा, चाबहार तक सामान पहुंचाने का जो है वो ये नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर ये 10 दिन में सामान पहुंच जाएगा भारत और भारत से इन देशों को। और ये ट्रेड रूट चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। चीन के मंसूबे पर, उसका जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, उसको सबसे बड़ा झटका इस ट्रेड रूट से लगने वाला है। और भारत का यूरोपीय देशों और गल्फ कंट्रीज से ट्रेड में इससे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी होने वाली है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा। भारत के लिए जो है माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी, समय कम लगेगा। ये सब कुछ मोदी कर रहे हैं, इसकी कहीं चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। केवल ये सुना होगा उनके विरोधियों से कि मोदी घूमने के लिए विदेश जाते हैं, ये 1 साल में इतनी जगह गए, 2 साल में इतने देशों की यात्रा की। उनको समझ में नहीं आता है कि मोदी जब विदेश जाते हैं तो राष्ट्रहित का, राष्ट्र के विकास का कोई ना कोई एजेंडा लेकर जाते हैं। अभी आपने G7 देशों का सम्मेलन देखा, उसमें प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे थे और पीछे से जो बाइडेन मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए कंधा थपथपाया और फिर पलट कर देखा मोदी जी ने, उसके बाद उनसे हाथ मिलाया। इस दृश्य की कल्पना क्या आपने 2014 से पहले कभी की थी? अमेरिका के राष्ट्रपति की ये स्थिति होगी भारत के प्रधानमंत्री के सामने, इसकी कभी आपने कल्पना की थी? मोदी जो कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से चीन को घेरने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरह से डीहाइफनेट कर दिया, UN से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अब भारत और पाकिस्तान की बात एक साथ नहीं होती है। कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता। पाकिस्तान के बारे में भारत जो बोलता है वो बात मानी और सुनी जाती है। विकासशील देश होने के बावजूद विकसित देशों के बीच में भारत की आवाज़ सबसे प्रभावी ढंग से सुनी और मानी जाती है। भारत को लेकर और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो राय विश्व के नेताओं की है कि बड़ी से बड़ी समस्या मोदी अगर चाहें तो सुलझा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो ये युद्ध रुक सकता है। ये विश्वास का स्तर है मोदी की क्षमता में, ये इससे बड़ा विश्वास का वक्तव्य और क्या हो सकता है। और आप इससे पहले सुन ही चुके हैं फ़िलिस्तीन के नेताओं को कि अगर मोदी चाहे तो इजराइल और फ़िलिस्तीन में समझौता हो सकता है। कोई किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी विवाद हो तो उसको सुलझाने में मोदी का महत्व, उनकी बात का महत्व सबसे ज़्यादा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व व्यवस्था बदल रही है उसमें भारत का स्थान बहुत ऊंचा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की कूटनीति के कारण, उनकी विदेश नीति के कारण। और उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में, विदेश मंत्री का चयन बड़ी सूझबूझ और समझदारी से किया, जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सके, जो उनकी बात और उनकी इच्छा जो है, उनका जो लक्ष्य है उसको समझकर काम कर सके, उसमें अपना एजेंडा न चलाए। और दूसरे कार्यकाल में एस जयशंकर का विदेश मंत्री बनना, मेरा मानना है कि इस देश के इतिहास के सबसे अच्छे विदेश मंत्री साबित होंगे एस जयशंकर। जो उनकी समझ है अंतर्राष्ट्रीय विषयों की, राजदूत रह चुके हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं, जिस तरह का उनका अनुभव है, जो समझदारी है, जिस तरह से लो प्रोफाइल में रहकर काम करते हैं, जिस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो उनका और मोदी का जो तालमेल है उसका नतीजा है कि आपको ये इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देश में कोई बुद्धिजीवी वर्ग, लेफ्ट लिबरल का जो इकोसिस्टम है, विपक्षी दल, इनमें से कोई इसकी तारीफ करते हुए क्या, इसकी चर्चा करते हुए भी नहीं सुनेगा। जब भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भारत में उनको गाली देने वाले हैं, उनकी आलोचना निंदा करने वाले नहीं, उनको गाली देने वाले हैं, उनको हिकारत की नज़र से देखने वाले हैं। इस तरह का माहौल आपको देश में कभी नहीं मिला होगा।
प्रधानमंत्री कमज़ोर रहे हों, मजबूत रहे हों, जिस पार्टी के भी रहे हों, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस तरह से कभी नहीं गिराया गया जिस तरह से विपक्ष ने इन 8 सालों में गिराया। लेकिन मोदी पर इसका कोई असर नहीं। उनको मालूम है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनको करना क्या है, उनको देश के लिए क्या करना है और देश के लिए क्या अच्छा है। जो राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं वो असल में अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अपना रहे हैं, उसको लागू करके दिखा रहे हैं। तो कूटनीति के क्षेत्र में भारत ने जितनी बड़ी प्रगति की है पिछले कुछ सालों में, उस तरह की प्रगति कभी नहीं की है। और भारत का जो सम्मान बढ़ा है, भारत की जो इज्जत बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा असर अप्रवासी भारतीयों पर पड़ा है। जिस देश में रहते हैं वहाँ उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदला है, भारत के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। इससे भारत के विकास पर सीधा असर पड़ने वाला है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कोरोना के दौरान भी भारत ऐसा देश था जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, FDI आया। ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये मोदी के प्रयासों से आया है। तो जब भी नरेंद्र मोदी के बारे में आलोचना या निराशा हो आपके मन में, तो ये भी सोचिएगा कि कर क्या रहे हैं और किस माहौल में कर रहे हैं, कितने विरोध के बीच कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति में कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमेशा सरकार के बारे में आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि कई बार अच्छा भी होता है। लेकिन मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं घरेलू खास तौर से, उन पर भी विचार कीजिएगा। किस तरह से कदम कदम पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश होती है, इस पर भी विचार कीजिएगा। तो मोदी की डिप्लोमेसी का आपको आगे चल के और बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।